हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह पाल आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप पिछली वीडियो में पढ़े थे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले आपने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण दो रूप बताए गए थे। ए नंबर पे मूल स्वर और बी नंबर पे संधि स्वर। इसके बाद पढ़ा था जीव्या के आधार पर। नंबर दूसरे पे क्या पढ़ा था? जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया था: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। और तीसरे नंबर पर पढ़ा था जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उस जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से पढ़ा था? वो पढ़ा था दो प्रकार से। कितने प्रकार के? दो प्रकार से। पहले प्रकार में था सजातीय स्वर और दूसरे में था विजातीय स्वर। सजातीय और विजातीय। उसके बाद नंबर 4 पे पढ़ा था नाक व मुख से वायु निकलने के आधार पर। क्या था? नाक। देखो नंबर 4 पे क्या था? नाक व मुख से वायु निकलने के आधार पर। और उसके बाद नंबर 5 पढ़ा था हम लोगों ने। नंबर 5 पे पढ़ा था ओष्ठ। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 5 पे पढ़ा था ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया था। कितने प्रकार से किया गया था? दो प्रकार से। एक था वृत्तमुखी, एक था, और दूसरा नंबर था आवृत्तमुखी। एक वृत्तमुखी था, एक आवृत्तमुखी था। उसके बाद नंबर 6 पे पढ़ा गया था जीभ के उठने के आधार पर। जीभ के उठने के आधार पर। जीभ के उठने के आधार पर स्वरों को वर्ग कितने भागों में बांटा गया था? जीभ के नंबर 6 को नंबर 4 भागों में बांटा गया था। 1, 2, 3, 1, ये 4। नंबर 1 में जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया था। वो 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। नंबर 1 था संवृत्त। और नंबर 2 में था विवृत। नंबर तीसरे पे था अर्ध संवृत। नंबर 5 में पे था अर्ध विवृत। अब देखो, अब इसके बाद आ जाता है नंबर 7वां नंबर को। यह एक दूसरे आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। अभी तक था कि स्वरों का वर्गीकरण। अब देखते हैं स्वरों को मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसमें? मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इसमें देखो मात्रा काल के आधार पर देखते हैं स्वरों को वर्ग कितने प्रकार से बांटा गया है। कि मात्रा काल के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे। देखो मात्रा काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 भाग, नंबर 2 भाग, नंबर ये तीसरा भाग। नंबर 1 भाग में देखेंगे ह्रस्व स्वर। नंबर दूसरे पे देखेंगे दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और नंबर तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब एक एक करके देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। चलो अब देखते हैं ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? नंबर 1 पे ह्रस्व स्वर। देखो ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर को लघु
स्वर भी। लघु का मतलब छोटा, मतलब जिसमें कम से कम मात्राएं लगी उसे हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर किसे कहें? जिसमें कम से कम मात्राएं, कम से कम कितनी मात्राएं होंगी? कम से कम एक मात्रा होगी, कि हर एक स्वर में कोई ना कोई एक मिनिमम एक मात्रा होती है, तो उसमें कितनी आ जाएगी? एक मात्रा होगी जी, उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। यानी जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? एक मात्रा, अगर परिभाषा की बात करते हैं ह्रस्व स्वर की, एक मात्रा का समय जिस स्वर को बोलने में लगता है या लगता हो, उसे एक मात्रा का समय जिस स्वर को बोलने में लगता हो उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। देखो लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है और मैं पूरा बोल दे रहा हूँ, उसको आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, ना कि लिखने पे। अब इनको देखते हैं कि ये कौन कौन से ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वरों की संख्या यहाँ पर 4 होती है। वो 4 कौन कौन सी हैं? चलो देख लेते हैं। देखो, छोटा आ, इसमें एक मात्रा है। छोटी ई, इसमें एक मात्रा है। छोटा ऊ, इसमें एक मात्रा है। और ये जो हमारा आता है ऋषि, इसमें एक मात्रा है। ये हैं लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, इनको हम लघु स्वर कहते हैं। अब दूसरा नंबर पे देखते हैं कि मात्रा काल के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। तो ह्रस्व की बात हो गई। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे दीर्घ की। दीर्घ स्वर या इसे कहते हैं गुरु स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं? गुरु स्वर। देखो पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखो, ये दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें, जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। देखो, जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। अब इनकी देखो संख्या की बात करते हैं। गुरु या दीर्घ स्वरों की कितनी संख्या होती है? गुरु या दीर्घ स्वरों की 3 संख्या होती है। कितनी होती है? 3। गुरु या दीर्घ स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हैं दीर्घ या गुरु स्वर। अब इसी क्रम पे मात्रा काल के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया था, ह्रस्व, दीर्घ। अब ह्रस्व की बात हो गई, दीर्घ की बात हो गई, अब आती है संयुक्त स्वर। चलो अब देखते हैं कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। देखो, संयुक्त स्वर देखो, संयुक्त स्वर की अगर परिभाषा की बात की जाए कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो देखो, 2 विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं। 2 विजातीय स्वरों के योग से जो स्वर बनते हैं उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब ये देखते हैं कि संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से हैं। संयुक्त स्वर देखो, अगर
संयुक्त स्वर। देखो, दो विजातीय स्वरों के योग से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है, यानी जहाँ दो विजातीय स्वर मिलेंगे वहाँ एक संयुक्त स्वर का निर्माण होगा। देखो, अगर छोटा आ के साथ छोटा आ धन ए को मिला दिया जाए तो ये अय बन जाता है। अगर यहीं पर छोटा आ के साथ छोटी ई मिला दिया जाता है तो ए बन जाता है। और बड़ा आ नहीं, इसी छोटा आ के साथ छोटा ऊ मिला दिया जाता है तो ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। अगर यहीं देखो, ये अगर यहीं पर छोटा आ के साथ किसके छोटा आ के साथ ओ मिला दिया जाता है, क्या यही ये वाला ओ मिला दिया जाता है तो औ का निर्माण हो जाता है। किसका? औ का निर्माण हो जाता है। तो इनसे पता चलता है कि ये जिनके दो विजाति, एक ये विजातीय स्वर एक ये विजातीय स्वर, इन दोनों स्वरों को मिलाकर एक ये संयुक्त स्वर बना पहला, और एक ये विजाति मिलाकर एक ये विजाति और ये दूसरा संयुक्त स्वर बना। एक ये विजाति करके एक ये विजाति करके एक ये तीसरा संयुक्त बना, और इन दोनों विजातियों से एक ये चौथा संयुक्त बना। तो अब क्या कह सकते हैं, अगर पूछा जाए कि संयुक्त स्वरों की कुल संख्या ज्ञात करो या संयुक्त स्वरों की संख्या ज्ञात करो, तो क्या कहेंगे? संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। ये देखो, पेपर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है, यूपी अधीनस्थ सेवा की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि संयुक्त स्वरों की, डायरेक्ट ये पूछा गया है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर किन दो स्वरों के योग से मिलते हैं? तो दो विजातीय स्वरों के योग से एक संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। अब एक दूसरा स्वर आ जाता है, इसे पढ़ लेते हैं। एक की प्लुत स्वर किसे कहते हैं? कौन सा? प्लुत स्वर। कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखो, अब देखो, ऊपर जो ह्रस्व स्वर था उसमें 1 मात्रा का समय लगा था, जो दीर्घ स्वर था वो 2 मात्रा का समय लगा था, और जो संयुक्त स्वर था तो 2 विजातीय स्वरों के योग से संयुक्त स्वर का निर्माण हुआ था। अब आती है, अगर प्लुत स्वर की बात आती है तो प्लुत स्वर की अगर बात करें तो ह्रस्व स्वर का 3 गुना या 3 मात्रा काल या ज़्यादा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व या नहीं प्लुत स्वर कहते हैं। किन्हें? 3, देखो परिभाषा की बात की, 3 मात्रा काल, 3 मात्रा काल का 3 मात्रा काल का समय या ज़्यादा का समय, 3 मात्रा काल का समय या ज़्यादा का समय जिस स्वर में लगता है, जिस स्वर को लगता है या मैं लगता को लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। क्या? अगर प्लुत स्वर की बात की जाए कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? 3 मात्रा काल का समय या इससे ज़्यादा का समय जिस स्वर में लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। चलो देखते हैं कि प्लुत स्वर का निर्माण कैसे होता है। देखो, अगर बात किया जाए, जैसे एक आता है शब्द ओम,
ओम कैसे लिखा जाता है? इसी तरह तो लिखा जाता है, या कुछ लोग लिख देते हैं ओम, ये लिखो और चाहे ये लिखो, दोनों ओम एक ही हैं। एक ओम, ये ओम, ये ओम और ये ओम, तीनों ओम ही लिखे हैं और तीनों एक ही ओम है। अगर देखो ओम में सबसे ज़्यादा समय लगता है, यानी जैसे अगर बोलते हैं आ बड़ा आ और ओम बोलो, आ बड़ा आ और ओम में देखो आ का जस्ट 3 गुना लगेगा समय, छोटा आ का 3 गुना समय लगेगा प्लुत स्वर को बोलने में। इसे ओम को ही हम प्लुत स्वर कहेंगे। अगर यही बात की जाए कि आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने, यही आचार्य, इसके बाद आ जाते हैं आचार्य कामता प्रसाद गुरु। कौन से आते हैं? आचार्य कामता प्रसाद गुरु। आचार्य कामता प्रसाद गुरु। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने संपूर्ण वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने संपूर्ण वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया है। अब वे 2 भाग कौन कौन से हैं, चलो उनको देखते हैं कि वे 2 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 और नंबर 2। देखो नंबर 1 में है अभ्यंतर प्रयत्न और नंबर दूसरे पे बाह्य प्रयत्न। नंबर 1 पे कौन सा है? अभ्यंतर क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न और नंबर दूसरे पे है बाह्य प्रयत्न। कौन कौन से? ये किसके अनुसार है? आचार्य कामता प्रसाद ने वर्णमाला को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर और नंबर 2 बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अब यहीं अगर अभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर वर्ण 4 प्रकार के होते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कि वे 4 प्रकार, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। चलो अब देखते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं कि नंबर 1 पे कौन है। देखो विव्रत। विव्रत का मतलब क्या हुआ? खुला हुआ। क्या मतलब है? कि खुला हुआ। विव्रत पिछली वीडियो में बताया था। विव्रत, देखो गलत हो गया, विव्रत। विव्रत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। खुला हुआ। अब इसमें देखो विव्रत के आधार पर सभी गीरा के गीरा स्वर आते हैं। सभी स्वर यानी सभी गीरा के गीरा स्वर आते हैं विव्रत के आधार पर स्वरों। देखो अभ्यंतर के आधार पर 4 प्रकार से बांटा था। अब उसी में नंबर 1 आता है विव्रत। विव्रत का मतलब अर्थ होता है खुला हुआ, और खुला हुआ का मतलब सभी स्वर। पहले में है कि सभी स्वर। देखो अब अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं, नंबर दूसरा, देखो 2 प्रकार के होते हैं उसमें। दूसरे नंबर पर था स्पष्ट। अगर स्पष्ट को कहते हैं बंद,
क्या कहते हैं, स्पृष्ट को भी बंद कहते हैं। और ये कितने होते हैं, इनको इसके अंदर स्पर्शी व्यंजन आते हैं। कौन कौन से, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25। देखो, एक हो गया पहला विवृंत। विवृंत का मतलब होता है खुला, सभी स्वर। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। और स्पृष्ट में, स्पृष्ट का मतलब होता है बंद। बंद में सभी स्पर्शी व्यंजन आते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से, सभी स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है, 25। अब यहीं अगर तीसरे नंबर में बात किया जाए कि तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, तीसरे नंबर पे के जो स्वर हैं उनको ईसत व्यंजन कहते हैं। ईसत, क्या, ईसत, ईसत व्यंजन। ईसत व्यंजन का अर्थ होता है आधा खुला हुआ। क्या, आधा खुला हुआ, क्या, आधा खुला हुआ। इसके अंतर्गत आते हैं सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, पिछली वीडियो में बताया गया था। या, रा, ला, वा। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। नंबर 3 तक हो गए। अब नंबर बात करते हैं नंबर 4 की। अब 4 नंबर पे आता है ईसत स्पृष्ट। देखो, इसमें नंबर तीसरे पे था ईसत व्यंजन, सिर्फ ईसत व्यंजन। अब इसमें नंबर 4 पे है ईसत स्पृष्ट। क्या है, ईसत स्पृष्ट का अर्थ होता है, इसका अर्थ आधा, आधा बंद, आधा बंद। अब इसके अंतर्गत आते हैं सभी ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से, सभी ऊष्म व्यंजन। पिछली वीडियो में बताया गया था कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, सा और हा। देखो कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, कौन कौन है, ये देखो, सा, सिटकारी वाला सा, ये सा, ये हा। देखो, सा हा, यानी तीनों सा और हा ये सभी ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। कितनी है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। और अभी एक और बताया था कि 4 कौन कौन से व्यंजन, ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी, ह्रस्व या लघु स्वरों की भी संख्या 4 होती है। और ये जो ईसत या स्पृष्ट या आधा बंद व्यंजन है, इन ईसत स्पृष्ट या आधा बंद व्यंजन के अंतर्गत सभी ऊष्म व्यंजन आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये तीनों सा और हा, इसके अंतर्गत तीनों सा और हा, यानी सा और हा। अब अगर बात करते हैं, इसी आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने 2 भागों में बांटा था। एक अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हो गए। अब ये अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 4 थे, विवृंत, स्पृष्ट, ईसद व्यंजन और ईसद स्पृष्ट। अब ये हो गए। अब जब जो दूसरा प्रकार में बांटा था बाह प्रयत्न के आधार पर, अब उसको देखते हैं कि बाह प्रयत्न के नंबर दूसरा पे, बाह प्रयत्न के आधार पर। अब इसमें भी देखो, बाह प्रयत्न के आधार पर भी कामता प्रसाद ने वर्ण को 2 प्रकार से बांटा। कितने प्रकार से बांटा, 2 प्रकार से। अब यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 पे रखा सघोष, सघोष या घोष। अब यहाँ नंबर दूसरे पे रखा है अघोष। क्या रखा है, अघोष। नंबर 1 पे सघोष, नंबर 2 पे अघोष है। ये कौन था, दूसरा का, ये दूसरे के पार्ट थे, 1 पार्ट और 2 पार्ट, यानी कामता प्रसाद
के अनुसार वर्णमाला दो भागों में बांटी गई थी, एक अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, एक बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर कामता प्रसाद द्विवेदी ने भी वर्णमाला को दो भागों में बांटा, एक सघोष या घोष और एक अघोष। अब बात करेंगे घोष या सघोष की। किसकी? घोष या सघोष की। देखो नंबर 1 पे सघोष या घोष, सघोष या घोष। अब ये सघोष या घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं या इनकी परिभाषा क्या है, चलो इसके बारे में देखते हैं। देखो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर यानी हमारी स्वर यंत्रियाँ यानी जो स्वर की यंत्र हैं वो झंकृत यानी उनमें झंकार उत्पन्न हो, एक विशेष प्रकार की कंपन उत्पत्ति हो, कंपन की उत्पन्न हो, उसे हम घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। चलो अब परिभाषा देखते हैं कि सघोष या घोष की परिभाषा क्या है। देखो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियों में एक विशेष कंपन उत्पन्न होती है, उसे हम सघोष या घोष कहते हैं। सघोष या घोष कहते हैं। देखो, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण अंतस्थ व्यंजन। देखो, अब इसके सघोष या घोष के अंतर्गत व्यंजन कौन कौन से आते हैं उसके विषय में अभी बोला कि प्रत्येक वर्गीय व्यंजन यानी क वर्ग की अगर बात की जाए, ख वर्ग की बात की जाए, ग वर्ग की बात की जाए, नहीं देखो गलती हो गई, क वर्ग की बात की जाए, च वर्ग की बात की जाए और ट वर्ग की बात की जाए, त वर्ग की बात की जाए, तो इन यानी क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। अगर प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का यानी इस वर्ग का, इस वर्ग का, इस वर्ग का, इस वर्ग यानी प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का कौन कौन सा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यानी तीसरा चौथा और पांचवा यानी ये प्रत्येक वर्ग के ये, इसके भी ये, इसके भी ये और इसके भी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है। और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन अभी बताया, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, या, रा, ला और व। या, रा, ला और व, ये कौन कौन से हो गए, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। तथा ऊष्म व्यंजन का यानी और ऊष्म व्यंजन का हा, ऊष्म व्यंजन कौन कौन है, सा, तीनों सा और हा, तो ऊष्म व्यंजन का
ये हा, ऊष्म व्यंजन का हा, ऊष्म व्यंजन का हा सभी स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं। ये जितने सभी स्वर हैं ये सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष या सघोष। घोष या सघोष की संख्या अगर पूछे कि घोष या सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे कि इनकी संख्या 31 है। कितनी है? 31। 31 है। घोष या अघोष की संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 31 है। अब देखो ये हो गया घोष या सघोष। घोष से देखो एक बार परिभाषा और देख लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर इंद्रियां में एक विशेष कंपन उत्पन्न होती है, उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। अब बात आती है कि घोष या सघोष वर्ण हैं कौन कौन से। देखो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है। देखो जितने वर्गीय व्यंजन है इसका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है। और सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन ये हो गए सभी अंतस्थ व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन का हा मिलाकर कुल सघोष या घोष की संख्या 31 होती है। कितनी होती है? 31। अब बात करते हैं अघोष वर्ण की। किसकी? अघोष वर्ण की। देखो अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण ये दूसरे नंबर पे अघोष वर्ण। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि देखो अघोष वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर इंद्रियों से कोई कंपन नहीं उत्पन्न होता है, उसे अघोष या अघोष वर्ण कहते हैं। देखो घोष और सघोष में स्वर इंद्रियों से एक विशेष प्रकार की कंपन आती थी, और अघोष में कोई स्वर इंद्रियों से कोई कंपन या झंकृति उत्पन्न नहीं होती है। अब देखो अगर इनकी बात करते हैं परिभाषा, अरे उसकी कि ये अघोष वर्ण कौन कौन से हैं। देखो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण है। कौन कौन सा? पहला दूसरा वर्ण है। देखो उसमें क्या था? घोष या सघोष में क्या था? प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण था। तीसरा चौथा और ये पांचवा, ये 3 वर्ण थे। तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन का हा, ये कुल मिलाकर घोष व्यंजनों की घोष या सघोष व्यंजनों वर्णों की संख्या 31 थी। कितनी थी? 31। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं अघोष वर्ण में, तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन के, देखो उसमें था सघोष में ऊष्म व्यंजन का केवल ह लिया गया था, अब इसमें सभी लिए जाएंगे। ऊष्म व्यंजन के हा को छोड़कर सभी कौन कौन से हो जाएंगे? ये सा हो जाएगा, ये सा हो जाएगा और ये सा हो जाएगा। देखो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन के पहला और दूसरा वर्ण और ये तीनों हो गए, यानी ऊष्म व्यंजन के ये तीनों अघोष कहलाते हैं। क्या? अघोष कहलाते हैं। इनको क्या कहेंगे? अघोष। अगर इनकी संख्या की बात की जाए कि अघोष की संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या है 13। अघोष के अंतर्गत 13 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 13 वर्ण आते हैं। अघोष में कितने थे? 31 वर्ण। देखो याद करने के एक विशेष तरीके इनके, घोष या घोष और अघोष। घोष को सघोष भी कहते हैं, सघोष। देखो इसमें था 31,
सघोष, घोष और सघोष और अघोष, इसी का 31 का जस्ट उल्टा, 31 का उल्टा क्या हो जाएगा 13, यानी घोष की संख्या का उल्टा उल्टा अघोष, यानी घोष की संख्या 31 है तो अघोष की संख्या 13 हो जाएगी। अब देखो इसके आगे आते हैं, मुख से वायु निकलने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इसके आधार पर 2 प्रकार के वर्ण आते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अल्प प्राण और महाप्राण। कई बार इससे प्रश्न पूछती है यूपी SSSC। चलो आओ देखते हैं कि मुख से वायु निकलने के आधार पर, किससे, मुख से वायु निकलने के आधार, मुख से वायु निकलने के आधार पर इसमें वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पहला अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। कौन कौन से हैं, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण है किससे, मुख से वायु निकलने के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अल्प प्राण और एक महाप्राण। अब अल्प प्राण के बारे में जानकारी करते हैं और उसके बाद महाप्राण के बारे में। अब यहीं से ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ने के बाद अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है और महाप्राणों की संख्या कितनी होती है। अब देखो चलते हैं अल्प प्राण की ओर। अल्प प्राण, अगर अल्प प्राण की परिभाषा की बात की जाए तो क्या कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, इसका जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हा ध्वनि नहीं निकलती है, यह एक विशेष कहते हैं हकार शब्द है, या हकार सूचक हा ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से एक विशेष ध्वनि या हकार सूचक हा ध्वनि नहीं निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अब इनकी संख्या देख लेते हैं कि अल्प प्राणों की संख्या क्या है। अल्प प्राणों की संख्या, देखो अल्प प्राणों की संख्या कितनी, प्रत्येक, देखो उसमें था सघोष में था कि तीसरा चौथा पांचवा था, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा था। अघोष में था पहला दूसरा। अब अल्प प्राण में देखते हैं कि प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला तीसरा और पांचवा वर्गीय व्यंजन का कौन कौन सा, पहला तीसरा पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ या रा ला वा, ये और ये, इन दोनों को अगर
प्लस कर दिया जाए तो कुल अल्प प्राणों की संख्या आ जाती है 13 वर्ण। यानी प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और सभी अंतस्थ व्यंजन, ये कुल 13 वर्ण हैं। ये सभी महाप्राण की नहीं, अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी है तो आप क्या कहोगे कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? अल्प प्राणों की संख्या 13 है। अब चलो आओ देखते हैं महाप्राण। महाप्राण अब नंबर दूसरे पे आता है महाप्राण। महाप्राण अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हकार सूचक ध्वनि निकलती है। उसमें क्या था? हकार सूचक ध्वनि हा नहीं निकलती है। इसमें हकार सूचक ध्वनि, हकार सूचक ध्वनि हा निकलती है, महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण कहलाते हैं। देखो एक बार परिभाषा और आपको बता दे रहे हैं। महाप्राण की परिभाषा क्या है? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से, किसके? हमारे मुख से हकार सूचक ध्वनि निकलती है, उन व्यंजनों को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और अल्प प्राण में क्या था? हकार सूचक ध्वनि नहीं निकलती और महाप्राण में हकार सूचक ध्वनि निकलती है। अगर इसमें व्यंजनों की बात की जाए कि महाप्राण व्यंजन कितने हैं तो देखो व्यंजन, देखो वर्गीय व्यंजन का अल्प प्राण में क्या? तो वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण था। अब इसमें क्या है? दूसरा और चौथा, यानी महाप्राण में सम आएगा और अल्प प्राण में विषम व्यंजनों, वर्गीय व्यंजनों की संख्या आएगी। इसमें सम वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन किसमें? महाप्राण में। उसमें क्या था? उसमें था 1, 3, 5, ये इसमें नहीं है। इसमें 2 और 4, इसमें महाप्राण में। ये था अल्प प्राण में। देखो दूसरे और चौथे वर्ण सभी हो गए और उसके साथ साथ सभी ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन। उसमें था अंतस्थ व्यंजन था, अब इसमें है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? देखो स और हा, ये सभी ऊष्म व्यंजन, यानी ये और ये मिला के कुल महाप्राणों की संख्या हो जाएगी 14। कितनी हो जाएगी? महाप्राणों की संख्या 14। अगर पेपर में पूछ कि महाप्राण की संख्या कितनी होती है तो महाप्राणों की संख्या 14 होती है। और अल्प प्राणों की संख्या की बात की जाए कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी थी तो अभी बताओ अल्प प्राणों की संख्या कितनी थी? कुल अल्प प्राणों की संख्या 19 थी। कितनी थी? 19 थी। अब देखो इसके आगे अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि दंत्योष्ठ्य व्यंजन किसे कहते हैं और लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, अर्धस्वर, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, अयोग व, ये सब आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये वीडियो और व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, अक्षर, उसके बाद आ जाता है अक्षर, मुक्ता अक्षर, अनुतान, उसमें सिलेबस में भी लिखाया था अनुतान। अब इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। अब ये वीडियो यहीं से समाप्त कर चलो। ओके, थैंक यू, जय हिंद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को जितने भी लोगों में हो सके सब में शेयर करो। चलो ओके, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।